1989 में दक्षिण कोरिया ने कभी खुद हॉविट्जर डिजाइन नहीं किया था। वे केवल लाइसेंस पर बनाए गए थे। असली इंजीनियरिंग अमेरिकी थी। तो जब सियोल ने तय किया कि उसे कुछ और आधुनिक चाहिए जो उत्तर कोरिया की उन पर तनी भारी तोपों का मुकाबला कर सके, और कोई भी मौजूदा डिजाइन काम नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद एक डिजाइन करने पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह बहुत बड़ा दांव था, लेकिन यह सफल रहा। और उससे भी बढ़कर करीब 40 साल बाद K9 थंडर के पास वैश्विक ट्रैक्ड आर्टिलरी बाजार का आधे से ज्यादा हिस्सा है। इसे 10 देशों को बेचा गया है, कई युद्धों में आजमाया गया है, और अब अमेरिकी सेना भी इसकी जांच कर रही है। जो कभी सियोल की ओर सीधे निशाना साधी उत्तर कोरियाई तोपों के जवाब में एक हताश कोशिश के तौर पर शुरू हुआ था, वही रास्ते में लगभग पूरी दुनिया के बाजार पर छा गया। आधुनिक रक्षा की बेहतरीन आर्टिलरी अंडरडॉग कहानी में आपका स्वागत है। 1980 के दशक के अंत तक दक्षिण कोरिया की अग्रिम तोपखाने में लगभग 1000 K-55 हॉविट्जर थे, जो अमेरिकी M109A2 के लाइसेंस के तहत ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर के रूप में बने थे। ये दशकों तक नाटो में लगभग मानक हथियार रहा था। हमें गलत मत समझिए, ये एक मेहनती हथियार था। अगर आप भरोसेमंद नहीं हैं, तो आप नाटो के हथियारों के जखीरे में प्रमुख स्थान नहीं पा सकते। दक्षिण कोरिया के संस्करण में 155 मिमी तोप थी, जो सामान्य गोला बारूद से 18 किमी और रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल से लगभग 23 किमी तक मार कर सकती थी। ये आंकड़े सम्मानजनक थे, जब तक आप उत्तर से उनकी ओर तनी तोपों को नहीं देखते। DMZ के उस पार उत्तर कोरिया के पास M1978 कॉक्सवान था, जो एक टैंक चेसिस पर 170 मिमी की विशाल तोप थी, जिसकी बैरल इतनी लंबी थी कि ऐसा लगता था जैसे किसी ऑयल रिग की पाइप को उसके आगे वेल्ड कर दिया गया हो। कॉक्सवान पारंपरिक गोले से 40 किमी और रॉकेट असिस्टेड गोले से 60 किमी तक मार कर सकता था। यह इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियोल DMZ से सिर्फ लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई चीजें मजबूत ठिकानों में तैनात थीं, जो बारिश की तरह बरस सकती थीं। एक के बाद एक गोले राजधानी शहर पर गिर सकते थे, जिसकी आबादी उस समय लगभग 1 करोड़ थी। और अगर यह काफी नहीं था, तो सीमा पर वे संख्या में दक्षिण कोरियाई तोपखाने से 21 गुना ज्यादा थे। CIA ने उस समय आकलन किया था कि प्योंगयांग के पास तोपखाने में 21 गुना संख्यात्मक बढ़त थी, और हालात को और भी खराब बनाते हुए वो सियोल से कहीं तेजी से विस्तार कर रहा था। यह स्पष्ट था कि यह स्थिति ज्यादा नहीं टिकेगी। आसान तरीका यह था कि वे अपने हथियार बढ़ा लें या उनका लंबी दूरी संस्करण बना लें। आखिरकार अमेरिकियों ने भी ठीक यही किया था, जिस मूल हथियार पर K-55 आधारित था, लेकिन वह हथियार असल में 1960 के दशक की डिजाइन पर आधारित था। आप किसी चीज को एक हद तक ही अपग्रेड कर सकते हैं, और एक पारंपरिक टो की गई तोप जो सस्ता विकल्प था, वह भी ज्यादा व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि टो किए गए होविट्जर में क्रू को काफी देर तक खुले में बिना सुरक्षा के काम करना पड़ता है। गन को ट्रक से अलग कर सेटअप, स्पेड्स लगाना, निशाना लगाना, फायर करना और फिर उसे दोबारा चलाने के लिए यही पूरी प्रक्रिया उल्टी करनी पड़ती है। ध्यान दें, ये सब उस दुश्मन के खिलाफ था जिसकी तोपखाने की संख्या 21 गुना ज्यादा थी, और यही गणित जंग हारने का कारण बन सकता है। दक्षिण कोरिया ने कठिन रास्ता चुना, जिसे वो अपने राष्ट्रीय हित में मानता था। 1988 में उन्होंने क्रमिक उन्नयन के रास्ते को पूरी तरह से ठुकरा दिया और कुछ पूरी तरह नया मांग लिया। अगले साल रक्षा विकास एजेंसी और सैमसंग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को इसे बनाने का काम सौंपा गया। हालांकि अभी भी ये थोड़ा अस्पष्ट था कि वो असल में दिखेगा कैसा। सैमसंग ने 1000 से ज्यादा K-55 बनाए थे, लेकिन वो भी सिर्फ अमेरिकी लाइसेंस के तहत, यानी असल में किसी और की डिजाइन को असेंबल किया था। तो जमीन से शुरू करके दुनिया की सबसे आधुनिक तोप प्रणाली में से एक को बनाना, सीधे शब्दों में कहें तो एक अनजाना इलाका था। आखिरकार उन्होंने जो चुना, वो या तो कोरियाई इंजीनियरिंग की जबरदस्त उपलब्धि बन सकता था, या फिर बाद में इसे एक बेहद ज्यादा आशावादी प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाता। 52 कैलिबर बैरल वाली 155 मिमी की तोप, जो K-55 की 39 कैलिबर ट्यूब से काफी लंबी थी और जो कॉक्सवैन की 40 किलोमीटर की पहुंच के बराबर थी। इसका मकसद था कुछ ही सेकंड में कई गोले दागना और फिर इतनी तेजी से वहां से निकल जाना कि दुश्मन की जवाबी गोलीबारी से पहले ही वहां से फौरन निकल जाएं। यह हिस्सा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यूनिट को सुरक्षित रखना था ताकि वो दुश्मन की गोलाबारी झेल सके, पर भारी भी ना हो कि युद्ध में धीरे चले। शुरुआत भी आसान नहीं थी। लंबी बैरल ने K-55 की तुलना में ज्यादा रिकॉइल पैदा किया
और छोटी बैरल वाली तोप पर काम कर चुके हाइड्रोलिक स्टेबलाइजेशन सिस्टम इस ताकत को खासकर बार-बार दागने पर संभाल ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार वे ऐसा समाधान ढूंढने में सफल रहे जिसमें पूरी चेसिस को नए सिरे से डिजाइन नहीं करना पड़ा, और यह आसान समस्या थी। समस्या प्राइमर से थी, जिससे बैरल में दबाव बदलते और गोले की दिशा के उलट धक्का मिलता, जिससे फायरिंग में डेटोनेटर टूट जाते थे। हालांकि यह सुनने में छोटी समस्या लग सकती है, लेकिन देश के कुछ सबसे होशियार और प्रतिभाशाली दिमागों को एक भरोसेमंद समाधान तक पहुंचने में लगभग 5 साल लग गए। कुछ समय के लिए इस प्रोजेक्ट का भविष्य सच में संदेह में था। अगर वे इसे हल नहीं कर पाते तो वे इसे युद्ध के लिए तैयार हार्डवेयर के रूप में भेज ही नहीं सकते थे। हालात सुधरते ही परीक्षण में प्रोटोटाइप में आग लग गई। 3 मिनट में बैरल से 18 राउंड फायर करते हुए K-55 से तेज गति पर बिना जला प्रोपेलेंट टर्रेट में जमा हुआ और बाद में आग लग गई। वाहन की आंतरिक प्रणाली सुरक्षित रही और मरम्मत के बाद उसे फिर परीक्षण के लिए भेजा गया। उस बेचारे आदमी से जलन मत करो जिसे सबसे पहले उस यूनिट को दोबारा टेस्ट के लिए ले जाना पड़ा। मेरा मतलब है, हाँ, सब कुछ ठीक कर दिया गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। यह निश्चित रूप से फिर से तुम्हारे चेहरे पर नहीं फटेगा। दुर्घटनाओं को छोड़कर विकास परियोजना अक्टूबर 1998 में पूरी घोषित हुई। तब तक प्रोटोटाइप्स ने लगभग 10 साल में 12,000 से ज्यादा राउंड फायर किए और 18,000 किलोमीटर चले थे। उसके बाद बस उत्पादन की बात रह गई थी। ये नया मॉडल घटनास्थल पर पहुंच सकता था, खुद को स्थिर कर सकता था और 60 सेकंड या उससे भी कम समय में एक राउंड फायर कर सकता था। जैसे ही ये खत्म होता, 1 मिनट से भी कम समय में क्रू पूरी रफ्तार से आगे बढ़ सकता था। इसका मतलब था कि दुश्मन गोलियों की दिशा समझ पाता, यूनिट्स को निशाना बनाता और फायर करता। तब तक K-9 वहां से जा चुके होते, जबकि K-55 ऐसा नहीं कर सकता था। एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसके पास 2 गुना तोपखाने की ताकत थी, वहीं रुकना मतलब सीधा मौत का फरमान था। लेकिन इस चीज की खूबसूरती सिर्फ तैनात होने और वहां से निकलने की रफ्तार में ही नहीं थी। ये इस बात पर भी निर्भर करता था कि ये कितनी तेजी से लगातार फायर कर सकता था। बर्स्ट मोड में K-9 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकता था और फायर कंट्रोल कंप्यूटर से हर गोला अलग प्रक्षेप पथ पर दागा जाता था, ताकि वे बिल्कुल एक ही समय पर लक्ष्य तक पहुंचें। पहली बार दक्षिण कोरिया के पास ऐसी तोपें थीं जो सियोल की ओर तनी दुश्मन की तोपों का जवाब दे सकती थीं, और वे ये जानते थे। दिसंबर में उत्पादन अनुबंध सैमसंग को मिला और 1999 के अंत तक पहले K-9 चांगवोंग में बनने लगे। जैसा कि हुआ, उन्हें यह जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा कि क्या सारी इंजीनियरिंग वाकई में काम आई थी या नहीं। पहले K-9 के उत्पादन लाइन से बाहर आने से 1 साल से भी कम समय पहले विवादित उत्तरी सीमा रेखा के पास एक नौसैनिक झड़प पहले ही तय कर चुकी थी कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। यहीं जून 1999 में योंगप्योंग की पहली लड़ाई छिड़ गई थी। यह उत्तर कोरिया के साथ एक छोटी लेकिन फिर भी तीव्र झड़प थी। उनके जहाज कई दिनों से NLL पार कर रहे थे, जो वास्तविक समुद्री सीमा है, जिसे प्योंगयांग मान्यता देने से इनकार करता है। और जब दक्षिण कोरियाई नौसेना ने कई दिनों तक उन्हें रोकने और पीछे धकेलने की कोशिश की, जिससे कम से कम एक बार सीधी टक्कर भी हुई, तब एक उत्तर कोरियाई जहाज ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद 14 मिनट की मुठभेड़ दक्षिण कोरिया की निर्णायक जीत रही। उत्तर कोरिया की एक टारपीडो बोट डूबी, 5 गश्ती नौकाएं क्षतिग्रस्त हुईं और करीब 30 सैनिक मारे गए, जबकि दक्षिण कोरिया की ओर से एक भी मौत नहीं हुई। और इसमें कोई शक नहीं कि उस दिन जीतने वाले दक्षिण कोरियाई लोगों ने उस रात जमकर जश्न मनाया होगा। लेकिन फिर भी इस संघर्ष से एक और गंभीर संदेश भी गया। उत्तर कोरिया योंगप्योंग पर गोलीबारी के लिए तैयार था, जो पीले सागर में दक्षिण कोरिया की गिनी चुनी चौकियों में से एक है, समुद्री सीमा के उत्तर और अपने ही तट से ज्यादा उत्तर कोरिया के तट के करीब है। उत्तर कोरिया की सबसे नजदीकी तोपखाना चौकी गाल्दो पर थी, जो योंगप्योंग से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। असल में दक्षिण कोरियाई चौकी पर सैनिकों को अपनी ओर तनी तोपों की नलियां साफ दिखती थीं, जबकि उनके पास जवाबी हमला करने का साधन नहीं था। दिसंबर में चांगवोंग से पहली K-9 तोपें बनी। उन्हें सेना से हटाकर मरीन कॉर्प्स और फिर सीधे उस द्वीप भेजा गया। देश की सबसे अधिक उजागर स्थितियों में से एक की रक्षा को एक ऐसे हथियार प्रणाली पर निर्भर कर दिया गया था जिसने कभी भी ऑपरेशनल सेवा में एक दिन भी नहीं बिताया था। यह एक साहसिक कदम था जिससे सियोल का इस प्रणाली पर भरोसा दिखा
सौभाग्य से इसे तुरंत नहीं आजमाया गया। हालांकि आगे झड़पें हुईं। 2002 की दूसरी नौसैनिक लड़ाई में 6 दक्षिण कोरियाई नाविक मारे गए, लेकिन द्वीप के K9 को कुछ नहीं हुआ। अगले दशक में यह यूनिट उसी भूमिका में ढल गई जिसके लिए इसे बनाया गया। दक्षिण में इसने लगभग 1000 पुराने K-55 को मुख्य अग्रिम पंक्ति की होवित्जर के रूप में बदलना शुरू किया। हालांकि K-55 का उपयोग अभी भी हो रहा है। सिस्टम की आखिरी बड़ी कमी 2005 के अंत में K-10 पुनः आपूर्ति वाहन से पूरी हुई। जहां अकेला K-9 अधिकतम दर पर 8 मिनट बाद खाली हो जाता था, वहीं K-10 समर्थन वाली एक बैटरी तब तक फायरिंग जारी रख सकती थी जब तक ट्रक गोला बारूद आगे लाते रहते। 23 नवंबर 2010 को इस सिस्टम की पहली बार असली युद्ध में परीक्षा हुई। उस सुबह 7वीं आर्टिलरी बैटरी के 6 K-9 योंगप्योंग पर सबसे खराब तैयारी की स्थिति में थे। 4 K-9 सामान्य लाइव फायर अभ्यास में थे, जिसमें हैच खुले थे, क्रू वाहन से बाहर था और हर K-9 में रखा गोला बारूद प्रशिक्षण में ही काफी हद तक खर्च हो चुका था, जिससे वे अपनी पूरी 48 राउंड युद्ध क्षमता से काफी नीचे रह गए थे। एक तोप में किसी तरह एक जिंदा गोला फंस गया था, जो मिसफायर के कारण बैरल में अटक गया था और वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई थी। स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि पूरे द्वीप पर कोई K-10 पुनः आपूर्ति वाहन नहीं था और काउंटर बैटरी रडार, पुराना सिस्टम जो उस साल 3 बार खराब हुआ, की विश्वसनीयता पहले से ही एक दर्ज समस्या थी। 14:34 बजे म्यूदो द्वीप की उत्तर कोरियाई बैटरियों और मुख्य भूमि काइमोरी के नए तैनात रॉकेट लॉन्चर ने गोलाबारी की। शुरुआत में करीब 170 गोले और रॉकेट द्वीपों पर दागे गए। कुछ लक्ष्य चूक गए, पर अधिकतर गोले सैन्य शिविर और K-9 की स्थितियों पर गिरे। शरापनेल ने खुले हैच से 2 K-9 के संचार सिस्टम और एक बंदूक के ऑटो लोडर को नष्ट कर दिया। अगर हैच खुला छोड़ दें तो सबसे अच्छा कवच भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। 13 मिनट जो बाद में इस मुठभेड़ की सबसे बड़ी विफलता बन गए। कोई जवाबी फायर नहीं हुआ। वाहनों से उतरे दल सक्रिय गोलाबारी के बीच अपने वाहनों की ओर दौड़ पड़े। एक टीम बाहर आग से जूझ रही थी, बाकी लोग सिस्टम को हुए नुकसान को समझने की कोशिश कर रहे थे। काउंटर बैटरी रडार, जिसका एकमात्र काम उन्हें यह बताना था कि गोलाबारी कहां से आ रही है, वो काइमोरी की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया। 14:47 बजे 3 तोपों ने जवाबी फायर कर मूदो द्वीपों पर तय लक्ष्यों को निशाना बनाया, क्योंकि उत्तर कोरियाई तोपें वहीं थीं। समस्या थी कि योंगप्योंग पर गिरने वाले गोले मुख्य भूमि के काइमोरी से आ रहे थे और किसी को इसका पता नहीं था, क्योंकि रडार ये नहीं बता सका। इसमें और 13 मिनट लग गए। शायद बंदूक की नाल से निकलती चमक को देखकर मरीन्स ने अपने हथियार असली खतरे की ओर मोड़े। अब आखिरकार वे अब सचमुच जवाब देने की स्थिति में थे। उत्तर कोरियाई गोलाबारी लगभग 14:55 बजे रुकी, लेकिन दूसरी लहर 15:10 बजे शुरू हुई और लगभग 15:41 बजे तक जारी रही। तब तक चौथा K-9 फिर से चालू कर दिया गया था। उसके दल ने नष्ट हो चुके संचार उपकरणों को बदलने के लिए फील्ड वायर बिछाई और खराब ऑटोलोडर को मैनुअल मोड में बदल दिया, और सभी 4 तोपों ने दूसरी बमबारी के दौरान काइमोरी पर गोलाबारी की। उत्तर कोरियाई अधिकारियों के करीबी सूत्रों का हवाला देने वाली रिपोर्टों में बाद में अनुमान लगाया गया कि इससे उत्तर कोरिया के 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए। हालांकि कार्रवाई में मारे गए और घायल हुए लोगों की सटीक संख्या को लेकर अभी भी विवाद है। बमबारी में 2 मरीन और 2 नागरिक निर्माणकर्मी मारे गए, लेकिन दोनों मरीन की मौतें K-9 के अंदर नहीं बल्कि शिविर क्षेत्र या उसके पास हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि K-9 का कवच सीधे गोलेबारी के संपर्क में आने के बावजूद भी टिक गया, और उन्हें जो भी नुकसान हुआ वह केवल खुले हैचों के कारण हुआ। रेडार सिस्टम फेल होने पर भी तोपों ने अच्छा प्रदर्शन किया। यह कोरियाई युद्ध के बाद उत्तर कोरियाई सेना की सबसे गंभीर उकसावे वाली घटनाओं में से थी, जिससे दक्षिण कोरियाई बलों को अपने रडार सिस्टम अपग्रेड करने की चुनौती मिली। और अंततः गोला बारूद प्रोटोकॉल में भी पूरी तरह बदलाव किया गया, ताकि युद्ध के लिए रखा गया गोला बारूद और प्रशिक्षण के लिए रखा गया गोला बारूद पूरी तरह अलग अलग रखे जाएं और फिर से कोई दुर्घटना न हो। राष्ट्रपति ली म्यूंग बात ने सियोल की नीति बदलकर बहुआयामी प्रतिशोध अपना ली। अब किसी भी उकसावे का जवाब तुरंत और अधिक बल से दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह सफल कदम था। योंगप्योंग ने एक और ऐसा काम किया जिसकी पहले से योजना नहीं थी। इसने K-9 को मशहूर बना दिया। ये गोलाबारी हफ्तों तक अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी रही और उत्तर कोरिया के मुकाबले पहले कमजोर रहने के बावजूद दक्षिण कोरिया की इतनी एकतरफा सफलता पर ध्यान केंद्रित होना देश की घरेलू रक्षा उद्योग के लिए छवि के लिए बड़ा बढ़ावा था। K-9 में पहले ही दुनिया भर की कई सरकारों ने रुचि दिखाई थी।
लेकिन इसके बाद यह निश्चित रूप से विश्व प्रसिद्ध हो गया। K9 की सफलता के बावजूद सियोल इस बात का प्रचार नहीं करता था कि हॉविट्जर के करीब आधे अहम पुर्जे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आते थे। ये भले ही देश में डिजाइन और असेंबल किया गया हो, लेकिन फिर भी ये दुनिया भर के देशों से विदेशी आयात पर बहुत हद तक निर्भर था और उत्पादन शुरू होने के 1 साल के भीतर ही यह निर्भरता समस्या बनने लगी। K9 का इंजन एक कॉम्पैक्ट जर्मन 8 सिलेंडर डीजल इंजन MTU-MT 881 था, जो 1000 हॉर्स पावर देता और -42 डिग्री सेल्सियस पर भी स्टार्ट हो सकता था। यह वास्तव में बेहतरीन था, अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे इंजनों में से एक। इस समय तक विदेशी सरकारों की रुचि पहले ही बढ़ने लगी थी। K9 की रेंज, फायरिंग रेट और कीमत ने नाटो का ध्यान खींचा, लेकिन जर्मनी को तय करना पसंद था कि उसके इंजन कहां इस्तेमाल हो। 4 मई 2000 को जब दक्षिण कोरिया ने तुर्की के साथ अंकारा के लिए अपना K9 वेरिएंट बनाने का समझौता किया, उसी दिन बर्लिन ने सियोल को बताया कि वो तुर्की को निर्यात की अनुमति नहीं देगा। संदेश स्पष्ट था। दक्षिण कोरिया के पास बेहतरीन डिजाइन थी, लेकिन जर्मनी तय करता था कि इसे कौन खरीद सकता है। कोरिया ने विदेशी इंजन विकल्प खोजने के साथ साथ जर्मनी की टाइप 214 पनडुब्बियों के सौदे का भी फायदा उठाने की कोशिश की। बर्लिन ने कुछ महीनों बाद अधिकतम 400 इंजन के निर्यात की मंजूरी दे दी और तुर्की के साथ सौदा आगे बढ़ गया, लेकिन ये सबक बहुत कड़ा था। पूरा निर्यात कार्यक्रम, जो 1 दशक के विकास का परिणाम था, एक विदेशी पुर्जे के कारण बंधक बन सकता था। लगभग 20 साल तक यह मुद्दा शांत रहा। ज्यादातर निर्यात जर्मनी ने मंजूर किया, लेकिन सियोल ने इसे याद रखा और विदेशी पुर्जों को घरेलू से बदलने पर काम किया। लेकिन इंजन, जो वाहन का सबसे जटिल हिस्सा था, बदलना हमेशा असंभव ही रहा। 2018 में यमन युद्ध और खशोगी हत्या के चलते जर्मनी ने सऊदी अरब पर हथियार प्रतिबंध लगाया, जिससे रियाद अरबों डॉलर का K9 सौदा गंवा बैठा। 1 दशक से अधिक समय तक डिजाइनिंग करने के बाद और फिर 1 और दशक तक उसमें सुधार करने के बाद ये प्रोजेक्ट एक बार फिर यूरोप के एक पार्ट सप्लायर के कारण अटका हुआ था। सियोल ने 75 अरब वॉन का घरेलू इंजन प्रोग्राम शुरू किया। शुरुआती विकास के लिए रिकार्डो PLC से साझेदारी की और अंततः अपना SMP 1000 तैयार किया। ये जर्मन समकक्ष से 76 किलो हल्का था, 5% अधिक ईंधन दक्षता देता था और ठंडे मौसम में बेहतर स्टार्ट करता था। साथ ही इसमें कोई जर्मन पार्ट नहीं थी। सीरियल उत्पादन सितंबर 2024 में शुरू हुआ और नया इंजन लगा पहला K9 प्रतीकात्मक रूप से सऊदी अरब के वर्ल्ड डिफेंस शो में पेश किया गया। रियाद से बातचीत तुरंत शुरू हो गई, लेकिन इंजन की परेशानियां कहीं बड़ी समस्या का सबसे स्पष्ट हिस्सा थीं। 1989 में जब विकास शुरू हुआ, दक्षिण कोरिया तब विकसित देश नहीं था, आज जैसा बिल्कुल नहीं था। एक आंतरिक समीक्षा ने पाया कि K9 के लिए जरूरी तकनीकों में से सिर्फ 45% देश में बन सकती थीं। सबसे बुरी बात यह थी कि विदेशी निर्भरता बहुत ज्यादा थी। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम अमेरिका की हॉलीवेल कंपनी से आया था और सस्पेंशन का लाइसेंस एक दूसरी अंतरराष्ट्रीय कंपनी से लिया गया था। इंजन तो जर्मन था, बाकी चीजें भी ऐसी ही थीं। लगभग हर मोड़ पर यह राजनयिक संकटों के लिए संवेदनशील था, जिससे उत्पादन और निर्यात रुक सकते थे। ये लंबे समय तक टिकाऊ नहीं था। यूनिवर्सिटीज को वे समस्याएं सुलझाने के लिए जोड़ी गईं जो सैमसंग के इंजीनियर अकेले नहीं कर सकते थे, और ऐसी घरेलू कंपनियां जिन्होंने पहले कभी सैन्य उपकरण नहीं बनाए थे, सप्लाई चेन में शामिल की गईं और काम करते करते सीखीं। ये प्रक्रिया धीमी थी और खास आकर्षक भी नहीं थी, लेकिन आखिरकार इसका फायदा मिला। चाहे वह इंजन डिजाइन हो जिसने अपने प्रतिबंधित जर्मन समकक्ष को पीछे छोड़ दिया, या फिर वे तमाम अन्य पुर्जे जिन्हें घरेलू डिजाइन के जरिए बेहतर बनाया गया। लेकिन यह तय करना कि पुर्जे कहां से आए अब भी यह सवाल छोड़ता था कि लड़ाई में सिस्टम कैसे काम करता है। K9 में 48 गोले होती हैं, जिनमें 32 टॉरेट के पीछे रैक में और 16 गाड़ी के ढांचे में रखी जाती हैं। फिर हथियार भरने के लिए हैच खोलकर 43 किलोग्राम के गोले हाथ से ले जाने पड़ते हैं, वो भी गोलाबारी के बीच। ठीक वही धीमा, खुला और हाथ से किया काम जिसे सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर की अवधारणा खत्म करने बनी थी। पूरी तरह से गोला बारूद भरे होने पर भी लोडिंग प्रक्रिया सीमित थी। उस समय की अपनी सारी उन्नत तकनीक के बावजूद प्रोपेलेंट चार्ज, यानी वो हिस्सा जो वास्तव में गोला बारूद को आगे भेजता है, अब भी हाथ से ही लोड करना पड़ता था। यह मैनुअल प्रक्रिया अक्सर फायरिंग दर की सबसे बड़ी बाधा थी
और जल्दी हटने वाली नहीं थी। 2006 में के-10 गोला बारूद पुनः आपूर्ति वाहन आया, जो केनो के चेसिस पर आधारित था और किसी भी इलाके में हॉविट्जर के साथ चल सकता था। के-10 में 104 गोले और 500 से अधिक प्रोपेलेंट चार्ज होते हैं, जो 2 के-9 को पूरी तरह फिर से लोड करने के लिए काफी हैं। ये ट्रांसफर पूरी तरह स्वचालित है, जिससे ऑपरेशन क्रू को बड़ी राहत मिली। वाहन के-9 के पीछे आकर रुकता है, एक कन्वेयर आर्म को बढ़ाता है जो वाहन के पीछे के हैच में लॉक हो जाता है और 12 राउंड प्रति मिनट की दर से गोले अंदर भेजता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई हैच नहीं खोला जाता, जिससे क्रू को किसी भी खतरे में नहीं डाला जाता। 2000 के दशक के मध्य तक के-9 एक प्रोटोटाइप से विकसित होकर एक संपूर्ण हथियार प्रणाली बन चुका था, जिसमें घरेलू सप्लाई चेन भी थी, जो अब विदेशी निर्भरता से लगभग मुक्त होती जा रही थी। और खैर, दुनिया इस पर ध्यान देने ही वाली थी। तुर्की ऐसा करने वाला पहला देश था और उसने 2000 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर अपनी वेरिएंट फातिना बनाई, जिसमें कोरियाई हुल पर स्थानीय टर्रेट, फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए गए। तुर्की संस्करण ने पहली बार साबित किया कि प्लेटफॉर्म गोलाबारी में कितना टिकाऊ है। 2008 में ऑपरेशन सन के बाद तुर्की इराकी सीमा पर तैनात बैटरियों ने 40 किमी से अधिक रेंज का उपयोग कर पीके के ठिकानों पर हमला किया। हजारों गोले एक हफ्ते तक लगातार बमबारी में दागे गए, बिना किसी उपकरण की विफलता के, ताकि तुर्की की जमीनी टुकड़ियों को उत्तरी इराक में प्रवेश करने के लिए जमीनी और हवाई दोनों समर्थन मिल सके। सिर्फ इतना ही उस प्लेटफॉर्म को मान्यता देने के लिए काफी था, लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब अंकारा ने सीरिया में अपने अभियानों को वास्तव में तेज करना शुरू किया। लगातार अभियानों के दौरान तुर्कों ने अपने TB2 बायरक्तार ड्रोन को अपनी फातिना बैटरियों में अस्थायी अग्रिम निगरानी के रूप में धीरे धीरे एकीकृत किया। 2020 की शुरुआत में ऑपरेशन स्प्रिंगशील्ड शुरू होते ही इदलिब में यह संयोजन कुछ नया बन गया था। ड्रोन आर्टिलरी किल चेन में TB2 ड्रोन सीरियाई बख्तरबंद कॉलम खोजते, उनके निर्देशांक तोपों को भेजते और तोपें लक्ष्यों को नष्ट कर देती थीं। ड्रोन लौटकर गिराए लक्ष्यों की पुष्टि करते थे। तुर्की ने कहा कि पहले 24 घंटों में 23 टैंक, 10 बख्तरबंद वाहन, 23 तोप, 5 हेलीकॉप्टर और कई एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किए गए। सब कुछ उतना आसान नहीं था, लेकिन इन असफलताओं ने सिस्टम को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 2016 में अलबाद की लड़ाई में कम से कम एक फातिना पर 2 किमी से कम रेंज वाली मेटिस M एंटी टैंक मिसाइल दागी गई। फातिना को कभी फ्रंट लाइन के इतना करीब इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया गया था। यह सामरिक गलती थी, डिजाइन की कमी नहीं थी, लेकिन इसने कमजोरियां उजागर की। हाइड्रोलिक टरेट ड्राइव ज्वलनशील तरल पर चलती थी, जिससे सिस्टम में छेद होने पर टरेट आग का गोला बन सकता था, और तोपें ऐसी गर्मी में चल रही थीं जिससे लंबे समय तक लड़ाई में क्रू की क्षमता कम हो जाती थी। फातिना 2 का नया डिजाइन, जो 2018 में उत्पादन में गया और जनवरी 2021 में डिलीवरी शुरू हुई, ने सभी समस्याएं हल की। इलेक्ट्रिक ट्रेड ड्राइव से हाइड्रोलिक सिस्टम हटा दिया गया, एकीकृत तापमान नियंत्रण प्रणाली जोड़ी गई ताकि कैबिन में ज्यादा गर्मी न हो। यहां तक कि जब तुर्की जैसे साझेदारों ने खुद ही असेंबली का ज्यादा हिस्सा संभाल लिया, तब भी उच्च मूल्य वाले पुर्जे कोरिया से ही आ रहे थे। हनवा ने शुरुआत में ही लाइसेंसिंग फीस वसूल ली और उसके बाद कई सालों तक कंपोनेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते रहे, जिससे ये पूरा मामला सियोल के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन गया। उन्होंने मेहनत से कुछ शानदार बनाया और अब आराम से बैठकर पैसा आता देख सकते थे। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद को प्रोडक्शन मॉडल तेजी से बढ़ा। 2010 के दशक के मध्य से पोलैंड को क्रैब वेरिएंट बनाने का लाइसेंस मिला था, इसलिए उनकी इसमें पहले से हिस्सेदारी थी। रूस के सीमा पार करते ही पोलैंड ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर उपकरण भेजने शुरू किए, जिससे तुरंत और ज्यादा जरूरत साफ हो गई। वार्सो ने 212 केनों के लिए समझौता किया और 4 महीने में पहले 24 देश में आ गए। सियोल में कारोबार तेजी से बढ़ने के कारण उनके पास के-9 का घरेलू अधिशेष था, जिसे जल्द अच्छा इस्तेमाल मिला। उन्होंने दक्षिण कोरियाई बलों के पास मौजूद अतिरिक्त यूनिट्स को अस्थायी कमी पूरी करने के लिए भेजना शुरू कर दिया, जबकि नई मांग को पूरा करने के लिए नया उत्पादन तेजी से बढ़ाया गया। 2025 के अंत तक 212 यूनिट्स डिलीवर हुई, फिर दूसरा अनुबंध हुआ और जल्द ही 152 यूनिट्स के लिए भी अनुबंध किया गया। अब तक वार्सो की के-9 प्रतिबद्धता $5 अरब पार कर चुकी है। 2024 तक के-9 को 10 देशों में डिलीवर किया गया और सैकड़ों यूनिट्स के ऑर्डर मिले, और फिर खुद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी संपर्क किया। और दोस्तों, इससे आपको पता चल जाएगा
कि यह वास्तव में कितना विश्व प्रसिद्ध हो गया। जब केनो निर्यात बाजार पर छा रहा था और दक्षिण कोरिया के इतिहास के सबसे बड़े रक्षा अनुबंध के करीब पहुंच रहा था, तब जिन युद्धों से इसकी बिक्री हो रही थी, वे दिखा रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म अभी भी किन चीजों से नहीं बच सकता। और सबसे कठोर पाठशाला यूक्रेन होगी। K9 को कभी यूक्रेन नहीं भेजा गया। दक्षिण कोरिया सक्रिय संघर्ष या ऐसे देशों को घातक हथियार नहीं देता। फिर भी यह प्लेटफॉर्म पोलैंड के जरिए वहां पहुंचा। वार्सो का क्रैब असल में K9 है, बस अलग टरेट और अपनी फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ। बाकी हुल, चेसिस और इंजन वही हैं। 2022 के मध्य से यूक्रेन को 108 क्रैब मिले, जिनमें 54 पोलैंड से दान हुए और बाकी $700 मिलियन के अनुबंध से मिले, जिससे ये K9 प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी वास्तविक युद्ध परीक्षा बनी। ध्यान रखें, यूक्रेनी क्रू के कई सदस्य अपने करियर का बड़ा हिस्सा उन तोपों पर हाथ से एलिवेशन व्हील घुमाते हुए बिता चुके थे, जो उनसे भी पुरानी थीं, जैसे सोवियत युग की 2S1 और 2S3 यूनिट्स। क्रैब ये सब एक बटन दबाकर करता था। क्रू को डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से टारगेट कोऑर्डिनेट्स मिलते थे। वे 1 मिनट से कम में छिपी फायरिंग पोजीशन में पहुंचते, 6 से 8 राउंड फायर करते और रूसी काउंटर बैटरी रडार के पकड़ने से पहले निकल जाते थे। यही शूट एंड स्कूट साइकिल थी, जिसके इर्द गिर्द सैमसंग ने 1989 में प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, और अब ये असल में हो रहा था। तब से क्रैब का हुल हर युद्ध चरण में खुद को साबित कर चुका है, चाहे रक्षात्मक वापसी हो या जवाबी हमला। चेसिस, सस्पेंशन और इंजन ने उन हालातों में भी खुद को कायम रखा जिनमें दूसरे पश्चिमी सिस्टम टूट गए थे। फिर भी यूक्रेन ने दिखाया है कि ड्रोन भरे आसमान में सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर का क्या हाल होता है। यूक्रेन को लगभग 108 तोपें मिली थीं, जिनमें से अब तक करीब 43 के नुकसान की पुष्टि हो चुकी है। या तो वे क्षतिग्रस्त हो गई हैं या पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, यानी उन्हें दी गई कुल तोपों का लगभग 40%। लगभग आधे नुकसान लैंसेट्स की वजह से हुए, जो सस्ते और इस्तेमाल के बाद फेंक देने वाले ड्रोन हैं। ये ड्रोन ऊपर मंडराते रहते हैं जब तक कि ऑपरेटर कोई लक्ष्य चुनकर उसे सीधा निशाना बनाकर उसमें जा गिरता है। ये वहीं वार करते हैं जहां बख्तरबंद सबसे पतला होता है, टॉरेट के ऊपर और इंजन डेक्स पर। और जो बख्तरबंद गोलियों और छर्रों को रोकने के लिए बनाया गया है, वह स्टील को भेदने के लिए बनी वारहेड के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। यूक्रेनियनों ने उपलब्ध चीजों से काम चलाया, लेकिन नतीजे मिश्रित रहे। वेल्ड की गई केज आर्मर ने शुरुआती लैंसेट वेरिएंट्स को रोक लिया था। एक प्रसिद्ध तस्वीर में लैंसेट 3 जाली में हल के ऊपर फंसा है। अब नए वेरिएंट्स में आधुनिक लाइडार सिस्टम हैं, जिन्होंने पुराने इंपैक्ट फ्यूज की जगह ली है। और फिर युद्ध ने जितनी भारी मात्रा में गोलाबारी की मांग की, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। तोपें रोजाना 100 से ज्यादा राउंड दाग रही थीं। इतनी दर के लिए किसी ने भी लंबे समय के हिसाब से डिजाइन नहीं किया था। याद रखिए, कोरियाई इस्तेमाल में एक्शन देखने में 1 दशक लगा और इस दौरान थोड़ा अभ्यास मिला, लेकिन टारगेट प्रैक्टिस असली युद्ध के पागलपन से बहुत अलग है, जिसकी उनसे यूक्रेन में उम्मीद थी। बखमुत में एक तोप को इतनी ज्यादा मेहनत से चलाया गया कि उसका बैरल ज्यादा इस्तेमाल के कारण सचमुच फट गया और आधा पाइप पूरी तरह से उड़ गया, जैसे किसी कार्टून में केले के छिलके की तरह पीछे मुड़ गया हो। क्रू को कोई नुकसान नहीं हुआ और तब से ऐसा दोबारा नहीं हुआ है। लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि यह युद्ध कितना चरम है और किसी भी सिस्टम की, चाहे वो कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, कुछ सीमाएं होती हैं। हालांकि सबक बिल्कुल साफ थे। जहां अन्य पश्चिमी सिस्टम विफल हुए, वहीं K9 की खूबियां बनी रहीं। लेकिन ऊपर से हमलों के लिए डिजाइन न होने के कारण उन कमजोरियों का पता चला, जिन्हें फील्ड में बनाई गई अस्थायी केज आर्मर ठीक नहीं कर सकती थी। हनवा पहले ही इसका समाधान पर काम कर रहा था। पहली प्रोडक्शन K9 के फैक्ट्री से बाहर आने के 27 साल बाद भी इस तोप पर अभी भी काम किया जा रहा है और इसे फिर से डिजाइन किया जा रहा है। हनवा K9-2 और K9-3 इन 2 अगले संस्करणों पर काम कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म को तकनीकी और हथियारों में उन्नत बना रहे हैं। 1999 में आई 5 सदस्यीय क्रू वाली होवित्जर अब लगभग बिना क्रू के काम कर सकती है। इसका मुख्य कारण कोरिया में जनशक्ति की कमी है। सीधी बात है कि उनके पास सबसे पहले इन वाहनों में बैठाने के लिए युवा पुरुषों की कमी होती जा रही है। देश की कुल प्रजनन दर 2023 में 0.72 रही। हाल के वर्षों में थोड़ी बढ़ी है, फिर भी ये दुनिया में सबसे कम है।
देश पर कई तरह का असर है, पर सैन्य परिणाम सेना की संरचना में दिखने लगे हैं। उनकी सशस्त्र सेनाएं ऑपरेशनल रेडीनेस थ्रेशोल्ड से अभी 50,000 कम हैं और 2040 तक भर्ती योग्य पुरुषों की संख्या लगभग आधी रह जाएगी। दक्षिण कोरिया को उत्तर से होने वाले हमले को पीछे धकेलने के लिए कम से कम 5 लाख सैनिक चाहिए, जबकि वर्तमान में वहां 4,50,000 सैनिक हैं। इन आंकड़ों की तुलना K9 के क्रूसाइज में कमी से करें तो यह तकनीकी रोडमैप की बजाय जनसांख्यिकीय आपातकालीन योजना लगता है। K9 आदो, जिसे 2027 तक विकसित करने का लक्ष्य है, निकट अवधि का समाधान है। इस डिजाइन में मैनुअल चार्ज लोडिंग की जगह स्वचालित सिस्टम है, जो गोले और प्रोपेलेंट चार्ज तोप में पहुंचाता है। ये फायरिंग दर में लगभग 50% की वृद्धि है, जबकि चालक दल की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है। लेकिन ऑटो लोडर सिर्फ तेज फायरिंग के लिए नहीं है। अब K10 सिर्फ 15 मिनट में गन को पूरी तरह से फिर से भर सकता है, क्योंकि सभी 48 राउंड्स टरेट में सिस्टम द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। कंपोजिट रबर ट्रैक्स के इस्तेमाल से तमाम नए हार्डवेयर के बावजूद वजन 47 टन से कम रहता है, जिससे जानबूझकर लगभग 2 टन की जगह बोल्ट ऑन प्रोटेक्शन किट्स के लिए खाली रखी गई है। केज आर्मर, एंटी ड्रोन जैमर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, यूक्रेन ने दिखा दिया कि अब इनके बिना जंग संभव नहीं। ये मजबूत अपग्रेड हैं, लेकिन मूल रूप से क्रमिक सुधार ही हैं। लेकिन अगर तकनीक में एक बड़ा और नाटकीय बदलाव देखना है, सिर्फ धीरे धीरे विकास नहीं, तो हमें अपना ध्यान K9 A3 की ओर करना होगा, जहां असली महत्वाकांक्षा शुरू होती है। बैरल 52 से भरकर 58 कैलिबर तक हो जाता है, जिससे सटीक गोला बारूद के साथ रेंज 80 किलोमीटर से भी आगे निकल जाती है। लेकिन असली बात के मुकाबले रेंज तो बस एक फुटनोट जैसी है। इन वाहनों में कोई इंसान नहीं होगा। यह कॉन्सेप्ट K11A1 क्रू कमांड वाहन पर आधारित है, जो K9 चेसिस पर बना है। यह फ्रंट लाइन के पीछे रहकर लाइडार, ड्राइविंग कैमरों और रिमोट कम्युनिकेशन सिस्टमों से 3 मानव रहित K9 A3 को दूर से ऑपरेट करता है। कमांड क्रू सब कुछ दूर से संभालता है। नेविगेशन, पोजीशनिंग, टारगेटिंग, फायरिंग। आप समझ ही गए होंगे, धरती पर किसी भी सेना के पास ऐसा नहीं है, और हमें शक है कि सिर्फ सियोल ही इसकी तरफ नहीं बढ़ रहा। लेकिन जितने भी फायदे इस नए सिस्टम के हो सकते हैं, उतना ही ये भी महसूस होता है कि ये सेटअप आपके सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने जैसा जोखिम पैदा करता है, अगर आप समझें तो। अगर कोई ड्रोन या मिसाइल एक अकेले K11A1 को तबाह कर देता है, जो असली K9 की तुलना में फ्रंटलाइन से थोड़ा पीछे होना चाहिए, लेकिन फिर भी दुश्मन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी उसे ढूंढना और मार गिराना, तो वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 तोपों को भी साथ ले जाता है। हानवा का जवाब कम से कम कागजों पर यह है कि K9 A3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कमांड वाहन से उसका संपर्क टूट भी जाए, तो भी वो खुद से लड़ाई जारी रख सके। तोप अपने आप उस फायर मिशन को पूरा कर सकती है जिसे वो पहले से अंजाम दे रही थी। ड्राइविंग, नेविगेशन, निशाना साधना और फायरिंग जैसे सभी काम बिना किसी इंसानी दखल के संभाल सकती है। यह सुरक्षा उपाय K11 का संपर्क टूटने के कुछ मिनटों बाद तक ही जरूरी है, उसके बाद इसका महत्व नहीं रहता। अगर ऐसा होता है तो इन K9 को वापस बेस तक लाना एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि उस समय तक ये किसी के आदेश में नहीं होंगे और इनके अंदर कोई क्रू भी नहीं होगा। कमांड वाहन के जोखिम को नजरअंदाज करें, तब भी इंजीनियरिंग की चुनौतियां बड़ी हैं। यूक्रेन ने सबसे स्पष्ट तरीके से यह साबित कर दिया है कि जब कोई घूमता हुआ ड्रोन किसी तोप को फायर करते हुए देख सकता है और 2 मिनट के अंदर उस पर हमला कर सकता है, तो क्रू के साथ वाली तोपों की पोजीशन असल में मौत का जाल बन जाती है। इसलिए इंसानों को मोर्चे से हटाने की प्रेरणा असली है। ऐसी किसी भी चीज के लिए वास्तविक समय सीमा शायद सबसे जल्दी 2030 के दशक के मध्य तक ही हो सकती है। जहां K9 A3 अभी सैद्धांतिक है, वहीं अहम निकट भविष्य का विकास शुरू हो चुका है, और इसमें वो देश भी शामिल है जिसके बारे में आप सबसे कम उम्मीद करेंगे कि वो किसी और का तोपखाना खरीदेगा। जैसा कि चर्चा हुई, अमेरिकी सेना ने 90 के दशक से M109 पैलेडिन को बदलने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। 3 दशक में 3 अलग अलग परियोजनाएं रद्द हो गईं, अरबों डॉलर खर्च हुए। फिर भी अमेरिकियों के पास 1960 के दशक की पहली पीढ़ी की तोप का कोई विकल्प नहीं है। अप्रैल 2024 में सेना ने एक औपचारिक सूचना अनुरोध जारी किया, जिसमें विदेशी डिजाइनों को स्पष्ट रूप से आमंत्रित किया गया, जो कि उसने कभी भी किसी बड़े जमीनी युद्ध प्रणाली के लिए मूल रूप से नहीं किया था। हानवा ने K9 को ह्यूमन प्रूविंग ग्राउंड्स में लाकर 50 की मिमी पर एक्सकैलिबर गाइडेड राउंड्स दागे, जिससे अमेरिकी गोला बारूद से पूरी संगतता साबित हुई
और सेना के आला अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया। वे प्रभावित हुए। फिर दिसंबर 2025 में सेना ने हानवा के साथ एक अनुसंधान समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि उनके पिछले प्रोजेक्ट्स में से एक सफल हिस्से, लंबी दूरी की बैरल को एक केनो चेसिस पर लगाया जा सके। हानवा ने अल्बामा में नई फैक्ट्री में ये गन बनाने की पेशकश की है। सेना से उम्मीद है कि वो इस साल बाद में विजेता चुनेगी। अगर वे इस सौदे को स्वीकार करते हैं तो ये अमेरिकी सेना द्वारा अपनाई गई पहली विदेशी डिजाइन की गई तोप प्रणाली होगी, जो अपने आप में K9 कितना आगे बढ़ चुका है किसी भी स्पेसिफिकेशन या युद्ध रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा बताती है। एक देश जो कभी हॉविट्जर डिजाइन नहीं कर सकता था, अब 25 साल में वैश्विक बाजार का आधे से ज्यादा हिस्सा रखता है, शायद अब अमेरिकी बाजार भी। ये उस गन के लिए बुरा नहीं है जो कभी सियोल पर तनी उत्तर कोरियाई तोप के हताश जवाब के रूप में शुरू हुई थी, है ना? देखने के लिए धन्यवाद।